88 ग्राम CO2, 5.6 liter of O2 gas at STP, W gram of ammonia such that the number of hydrogen atoms are such that the number of hydrogen atoms are 6 Na, assuming there is no reaction between the gases. Calculate total number of atoms present in the mixture. W ग्राम अमोनिया का मतलब हुआ W/17 मोल, और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो W/17 में Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और 1 मॉलिक्यूल में 3 H एटम है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, इसको 6 Na के बराबर कर देंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी। W ग्राम अमोनिया का मतलब है W/17 मोल, इसका मतलब हुआ W/17 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, और 1 मॉलिक्यूल में 3 H एटम है, वो बराबर 6 Na हो गया। तो इस तरह से W की वैल्यू हो गई 34। W ग्राम अमोनिया का मतलब W/17 मोल हुआ, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 है। और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो W/17 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, और 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन के एटम्स वो बराबर 6 Na दिया हुआ है। ये देखिए W ग्राम अमोनिया है और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 6 Na है। अब हमें टोटल एटम्स निकालने हैं। वैसे तो बिना W निकाले भी हम लोग एटम्स टोटल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अमोनिया के मान लीजिए N मोल है, तो N मोल का मतलब N इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए, और 1 मॉलिक्यूल में 3 H एटम है, इसको बराबर कर दिया 6 Na, तो N बराबर क्या आ गया 2। मान लीजिए अमोनिया के N मोल है, तो N मोल का मतलब N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हो गए, और 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इंटू 3 करके हाइड्रोजन एटम की संख्या दी है 6 Na, इसको 6 Na के बराबर किया तो N की वैल्यू 2 आ गई। अब टोटल एटम्स निकालने हैं, तो टोटल एटम्स के लिए
88 ग्राम CO2 है, तो 88/44 मोल हो गया, और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हो गए, प्लस 5.6 लीटर, तो 5.6/22.4 मोल हो गया, और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, और N मोल अमोनिया है, तो N इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। इस तरह से टोटल एटम्स आ गए, N की वैल्यू 2 वहां पुट करते हैं। 88 ग्राम CO2 का मतलब हुआ 88/44 मोल, और मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स 3 है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो CO2 के कारण टोटल एटम्स हो गए, और 5.6 लीटर एसटीपी है, तो 22.4 से भाग दे दें तो उतने मोल्स हो गए, और Na का मल्टीप्लाई कर देंगे इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इतने एटम्स हो गए, और अमोनिया के N मोल माने थे, और N की वैल्यू निकाल ली थी क्योंकि 6 Na गिवन था, तो N मोल्स है, तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, तो इस तरह से ये 44 दूनी 88, तो 6 Na ये हो गया, प्लस ये 1/4, तो 1/2 Na हो गया, और प्लस N की वैल्यू 2 रख दो तो 8 Na हो गया, तो 8 6 14, तो 14.5 Na हो गया। अब अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो 14.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 14 6 84, 5 6 30, तो 87 हो गया, यानी 8.7 इंटू 10 की पावर 24। कितने एटम्स हो गए? मतलब फंडा ये क्लियर हो कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो तो मॉलिक्यूल का फार्मूला पता होगा तभी बता पाओगे। CO2 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। वैसे तो अमोनिया में अगर H6Na है तो N उसका 1/3 होगा, नाइट्रोजन के एटम्स कितने होंगे उसके 1/3, तो अगर हाइड्रोजन 6Na तो उसका 1/3 हो गया 2Na, तो अमोनिया की वजह से टोटल 8 Na एटम्स हो गए, तो वो 8 Na तो आ रहा है, देखो आप। तो हम लोग बिना इसको सॉल्व किए भी वैसे 8 Na कह सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन कहीं और तो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मलिटी का इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में मोलरिटी मोलरिटी भी डालेंगे। नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। The number of gram equivalents or equivalents of a solute in 1 liter of solution is known as normality of the solution.
मोलरिटी की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करें। मोलरिटी द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स or moles of a solute present in 1 liter of solution is known as molarity of the solution. मतलब मोलरिटी में हम लोग मोल्स पर लीटर, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो अब ये इक्विवेलेंट एक नया टर्म है। जिस तरह से मोल जो है वो अमाउंट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ऐसे इक्विवेलेंट भी अमाउंट को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे $1 में मान लो 80 रुपए हैं, तो डॉलर और रुपए, अगर आपके पास $1 है तो उसका मतलब 80 रुपए हो गए। तो रुपए और डॉलर क्या है? मनी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है वो रशिया का है। और रशिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे शुरू से, तो ऐसे में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इंडियन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो जैसे हम लोग इंडियन की बात कर रहे हैं, इंडियन मतलब रुपीस, तो जैसे $1 हो तो $1 में 80 रुपए होंगे, मतलब रुपए ज्यादा होंगे। डॉलर तो एक ही होगा, डॉलर एक ही होगा, लेकिन रुपए कितने होंगे? 80, मतलब रुपए ज्यादा होंगे। वैल्यू बराबर है लेकिन रुपए 80 हो गए। इससे आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, जो कि रशियन कॉन्सेप्ट है और इंडियन इसको बहुत लाइक करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है? ग्राम मोल्स इनटू n फैक्टर। जैसे मान लो $1 हो, $1 ग्राम मोल, अमेरिकन कॉन्सेप्ट डॉलर, तो $1 n फैक्टर 80, तो रुपीस कितने आ गए? 80। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट को रुपए से तुलना करो और ग्राम मोल को डॉलर से तुलना करो। समझे आप? मोल कॉन्सेप्ट सरल है, सरल कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में बिल्कुल सरल सरल पढ़ाई होती है, बच्चों को एक एक चीज आसान लगती है। इंडिया की पढ़ाई आसान नहीं है, मुश्किल पढ़ाई है। तो मुश्किल पढ़ाई करके जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग वहां पे राज करते हैं, इसीलिए इंडियंस की वाहवाही होती है वहां, क्योंकि हम लोग कठिन तरीके से पढ़ के जाते हैं। तो मोल को आप डॉलर से तुलना कर लो और इक्विवेलेंट को रुपए से तुलना कर लो। अब आखिर मोल्स कैसे डिफाइन किया जरा देखो। मोल्स बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट्स क्या होगा? ग्राम मोल को ही शॉर्ट में मोल कह दिया, ग्राम इक्विवेलेंट को ही शॉर्ट में इक्विवेलेंट कह दिया, तो इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एन फैक्टर क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है। भाई मॉलिक्यूलर वेट जैसे जानते हैं वैसे ही इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया गया है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चाहो तो इससे आप ऑब्टेन कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करो तो मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इन दोनों को डिवाइड कर दो, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट्स बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
और मोल्स अपान इक्विवेलेंट कितना है 1 अपान n फैक्टर, उससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। चाहो तो डिवाइड करके चेक करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। भाई जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं वैसे इक्विवेलेंट वेट भी समझ में आ जाएगा। ये तो एक नया टर्म है जिसको आप नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट आप जानते थे, एटॉमिक वेट जानते थे, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करो और ये फार्मूला अप्लाई कर दो, ये फार्मूला आ जाएगा। अभी जो n फैक्टर है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है और रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब इसको इस तरह समझो, जैसे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन की या काइनेटिक एनर्जी की, या मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की। जैसे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी, अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते तब किसी और का पोटेंशियल निकाल पाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वही आता है, चाहे किसी को भी रेफरेंस मान लो। अर्थ का पोटेंशियल चाहे 0 की जगह -10 वोल्ट मान लो, तभी पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आएगा ना। तो ऐसे ही मोल कंसेप्ट जो है वो ज्यादा कंसेप्चुअल है और इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अपनी मर्जी से डिफाइन किया गया। जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2 वाटर। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, चेक कर लीजिए। और इसमें जो H2SO4 है वो है एसिड, ये है बेस, और ये जो है आपका सॉल्ट है। इसी तरह से एक इक्वेशन और लिख रहे हैं, H3PO4 प्लस BaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या बनाएंगे, Ba3PO4 का होल ट्वाइस, तो Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 वाटर। इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसमें ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। क्लियर है बात? अब यहां पे समझिएगा, किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेस का एन फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है। एसिड का एन फैक्टर वो होता है कि कितने H+ वो दे रहा है रिएक्शन के लिए। तो आप देखिए H2SO4 ने अपने दोनों H+ दे दिए होंगे तभी तो सल्फेट बन गया। अपने दोनों H+ किसको दे दिए, 2 OH आयन को, तभी तो Na ने OH से नाता तोड़ के और सल्फेट ने H से नाता तोड़ के Na और सल्फेट ने आपस में नाता जोड़ लिया। एसिड किसका सोर्स है, H+ का, और बेस किसका सोर्स है, OH- का। एसिड जो है प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड, और OH आयन डोनर इज कॉल्ड बेस। जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl एसिड है तो ये H+ निकालेगा, और NaOH क्या है, बेस है। HCl है एसिड और NaOH बेस। बेस क्या निकालेगा, OH- प्लस Na+। अब जो H+ और OH आयन है, इन दोनों की एक दूसरे के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब H+ और OH आयन एक दूसरे को बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यानी अगर कभी मिलेंगे तो आपस में कंबाइन करके वाटर बना लेंगे। ये रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वाभाविक रिएक्शन। जैसे आपने गिलास कांच का ऐसे गिराया तो आप टूट जाएगा, गारंटी है। कांच का गिलास अनब्रेकेबल नहीं है, मान लो नॉर्मल कांच है,
तो गिराओगे तो टूट ही जाएगा वो। इस तरह से H+ और OH आयन मिलाओगे तो पानी बनना ही बनना है, स्वाभाविक है ये। किसी बच्चे को डांटोगे तो वो रोएगा, ये स्वाभाविक है। तो कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से पानी ऊपर ले जाना तो मोटर लगानी पड़ती है, इफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सुपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, सिर्फ आपको रिएक्टेंट को कांटेक्ट में लाना है, ठीक है। जैसे शेर से आप डरते हो, बस शेर आपके सामने आ जाए, आप खुद ही डरना शुरू कर जाओ, आपको कोई कहेगा नहीं कि डरो, आप डरने लगोगे, ठीक है। तो ये सुपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसीलिए एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो एसिड का काम है प्रोटॉन देना, बेस का काम है OH आयन देना। इसलिए जब HCl और NaOH आप मिलाओगे तो इसका H+ और OH आयन आपस में मिल गए तो क्या बन जाएगा, वाटर। साथ में क्या बन गया, NaCl। अब कोई एसिड कितने H+ दे रहा है, उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ दे रहा है, बस वही उसका एन फैक्टर है। किसी एसिड का एन फैक्टर क्या है कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ दे रहा है। किसी बेस का एन फैक्टर क्या है, उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन दे रहा है। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड, वन मॉलिक्यूल of acid gives how many ions of H+। या इसको ऐसे डिफाइन कर दें, the number of H+ ions given by one molecule of the acid is defined as n factor of the acid। ऐसे ही n फैक्टर ऑफ बेस क्या होगा, one molecule of base gives how many OH- ions। या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, the number of OH ion given by one molecule of the base is defined as n factor of the base। एसिड के द्वारा कितने H+ दिए जा रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल के द्वारा, वो उस एसिड का एन फैक्टर हो गया। बेस के एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितने OH आयन दिए जा रहे हैं, वो बेस का एन फैक्टर हो गया। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। जैसे परिभाषित किया गया $1 में 80 रुपए, ये परिभाषित किया गया है। ये तो इंसान ने तय किया ना, $1 में 80 रुपए, ये भगवान ने थोड़ा ना बनाया है। ऐसी इक्विवेलेंट वेट इंसान ने कॉन्सेप्ट बनाया कि मॉलिक्यूलर वेट से उसको रिलेट किया, अपॉन एन फैक्टर कर दिया और एन फैक्टर ऐसे डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और मोल कॉन्सेप्ट से वही सवाल थोड़े डिफिकल्टी से सॉल्व होंगे। तो आसान बनाने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच निकाली गई है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक मैथमेटिकल अप्रोच है सवालों को इजीली सॉल्व करने की, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का बहुत महान कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अब केमिस्ट्री में है इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। एन फैक्टर एक टर्म डिफाइन किया गया, जैसे आपका HCl है, वो एक H+ निकाल रहा है,
H2SO4 है, 2H+ निकाल रहा है। H3PO4 है, वो 3H+ निकाल रहा है। H4P2O7 है, ये 4H+ निकाल रहा है। H5P3O10 है, ये 5H+ निकाल रहा है। तो अलग अलग एसिड्स के अलग अलग एन फैक्टर हो गए। तो इन सबके एन फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ये सब एसिड है, एसिड का काम है प्रोटॉन देना, बेस का काम है OH देना। तो इसका जो एन फैक्टर है वो होगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। हम लोग कह देते हैं HCl इज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। H2SO4 इज डाइबेसिक एसिड। बेसिक वर्ड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 2 OH आयन लेगा। जब 2H+ देगा तो 2 OH आयन नहीं मांगेगा, इसलिए डाई बेसिक बोल रहे हैं इसको, कि बेस की डिमांड करेगा, कहेगा भाई हमें 2 OH आयन चाहिए क्योंकि हम 2H+ दे रहे हैं। इसी तरह से H3PO4 को क्या कहेंगे? ट्राई बेसिक एसिड। वो डिमांड करेगा कि हमें 3 OH आयन चाहिए, मेरे एक मोल को, एक मॉलिक्यूल को 3 OH आयन चाहिए, ट्राई बेसिक बोल दिया। तो कोई भी एसिड जितने H+ निकाल रहा है बस वही उसका एन फैक्टर हो गया। तो एक टर्म डिफाइन किया गया कि कोई एसिड कितने H+ निकाल रहा है, उसको एक नाम दे दिया गया एन फैक्टर का, और इक्विवेलेंट वेट उस एसिड का डिफाइन कर दिया गया। जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मतलब 49। ऐसे ही इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का क्या आएगा? H का होता है 1, फास्फोरस का होता है 31, O का होता है 16। 98/3 आएगा। तो चांस की बात है कि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट 98 आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 98 ही आएगा। 31, 34 और 64, 98 ही तो हुआ। मतलब H2SO4 और H3PO4 के मॉलिक्यूलर वेट इक्वल आ गए। ये इत्तेफाक है केवल, समझ गए? ऐसे इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट एक टर्म डिफाइन किया गया, जैसे मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने सीखा था। अब ऐसे जैसे आप उसका देख लो, NaOH। NaOH कैसे टूटेगा? Na+ OH आयन। BaOH का होल ट्वाइस कैसे टूटेगा? Ba2+ और 2 OH आयन। AlOH का होल थ्राइस कैसे टूटेगा? Al3+ और 3 OH आयन। ऐसी बेस के एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक बेस। इसको कहेंगे मोनो एसिडिक। इसको क्या कहेंगे? डाई एसिडिक। इसको कह देंगे ट्राई एसिडिक। मतलब एसिड के लिए बेसिक बोलेंगे और बेस के लिए एसिडिक बोल देंगे। ठीक है? ऐसे टर्मिनोलॉजी बनाई गई। अब जो सॉल्ट है, सॉल्ट, उसका जो एन फैक्टर है वो कैसे डिफाइन किया गया? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इन वन मॉलिक्यूल। भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास Fe2SO4 का होल थ्राइस है। अब इसका एन फैक्टर क्या होगा? एज ए सॉल्ट, अगर ये सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे हम टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं,
घर में हम एक फादर की तरह बिहेव कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे रोल हैं जीवन में, है ना। हम किसी के बेटे हैं तो हम सन का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे टीचर का रोल। ऐसे ये कंपाउंड अगर सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा हो तो इसका इन्फेक्टर क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज है कितना है, ये फेरिक है, +3 × 2। भाई ये देखो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ट्वाइस फेरिक प्लस 3SO4 2-, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 है, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी तो 6 है, तो इसका इन्फेक्टर 6 हो गया। तो सॉल्ट का इन्फेक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके एक मॉलिक्यूल में या टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे। सॉल्ट एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर होगी बात बेटा। जैसे आपका ये हो ZR3PO4 का होल 4, अब इसका इन्फेक्टर पूछा गया है। अब मान लो आपको ZR के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन PO4 के बारे में तो आइडिया है। तो PO4 पे चार्ज कितना होता है, PO4 पे 3- है, तो 3 चौके 12 हो गया, तो इन्फेक्टर इसका 12 हो गया, यानी जिरकोनियम पे +4 रहा होगा। और जिनको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई थी उनको याद होगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम 4th बी में तो था, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही तो होगी। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, और 4th बी ग्रुप के एलिमेंट है, तो जिरकोनियम पे +4 है तो 4 3 12, फास्फेट पे -3 है तो 3 चौके 12, तो इसका इन्फेक्टर 12 हो गया। अब समझते हैं। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, if two substances react completely, then their equivalents used will be equal। अगर दो सब्सटेंस कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके बराबर इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज 2A + 5B = प्रोडक्ट्स, सपोज ये इक्वेशन है। मान लीजिए T = 9 AM से T = 9:30 AM के बीच में, आधे घंटे में, in half hour duration, let A moles of A and B moles of B are reacted। मान लो आधे घंटे में कैपिटल A के A मोल रिएक्ट कर गए, कैपिटल B के B मोल रिएक्ट कर गए। समझ रहे बात को आप। तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट पहले तो समझ लो। मान लीजिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है और आधे घंटे के समय में कैपिटल A के A मोल निपट गए, कैपिटल B के B मोल निपट गए, तो A और B में रिलेशन क्या होगी, A और B में रिलेशन होगी A/2 = B/5, ये रिलेशन होगी। इतना तो समझते ही हो।
हेलो, हम कोचिंग क्लास है, हम पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, इसकी थ्योरी नोट्स निकाल देना। क्या बताओ? हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, एलन से निकाल लेना फिर नोट्स। क्लास है ना, 9 बजे क्लास है ना। हाँ, ये तो आपको क्लियर है बेटा। तो ये तो पता ही होगा ना कि 2a + 5b = प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, if a mole of A are reacted in a certain time interval, then the number of moles of B reacted, तो 2 से 5, अगर इसके 2 रिएक्ट करेंगे तो उसके 5 रिएक्ट करेंगे, इसका 1 रिएक्ट करेगा तो उसके 5/2, तो कितना आ जाएगा? 5/2 A आ जाएगा भाई। इसके अगर 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो उसके 5 रिएक्ट करेंगे, अगर 1 रिएक्ट करेगा तो उसके 5/2, और अगर A रिएक्ट करेंगे तो उसके 5/2 A रिएक्ट करेंगे, और यही बराबर तो B दिया है बेटा। तो क्या आ गया इससे? A/2 = B/5 आया कि नहीं आया? तो हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? इनको देख के लिख दिया, और ऐसे सोचने में कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ? या तो आप इतनी तेजी से सोच पाओ कि उसके जितने A के मोल खर्च होंगे उसके 5/2 मोल B के खर्च होंगे, या तो ऐसे सोच पाओ जल्दी। नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचो कि कैपिटल A के A मोल रिएक्ट किए, कैपिटल B के B मोल रिएक्ट किए, तो A/2 = B/5। लेकिन अगर कैपिटल A का n फैक्टर, मान लीजिए इसका जो n फैक्टर है, सपोज इसका n फैक्टर जो है वो मान लीजिए n1 है, और इसका n फैक्टर n2 है मान लीजिए, तो ये AB के बारे में पता तो है नहीं क्या है, तो हम लोग n फैक्टर थोड़ी निकाल सकते हैं ऐसे। तो मान लीजिए इसका n फैक्टर n1 है और B का n फैक्टर n2 है, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स निकालो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A रिएक्टेड, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? मोल इंटू n फैक्टर, तो A इंटू n1 आएगा। अरे कैपिटल A के A मोल रिएक्ट किए हैं और उसका n फैक्टर n1 है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B रिएक्टेड कितना आएगा? B इंटू n2। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, A n1 =
बी एंड टू, ये तो एक है मोल कंसेप्ट जिसमें हमें इक्वेशन बैलेंस लिखनी पड़ती है, और एक है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हमें एन फैक्टर पता होने चाहिए। अगर कैपिटल ए के ए मोल रिएक्ट किए हैं, कैपिटल बी के बी मोल रिएक्ट किए, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स निकाल लो कितने रिएक्ट किए। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, याद करो। रुपीस कैसे निकालते हैं, डॉलर में 80 का गुणा करा, ऐसे मोल में n1 का गुणा किया, तो an1 क्या हो गया, कैपिटल ए के इक्विवेलेंट्स हो गए, bn2 कैपिटल बी के इक्विवेलेंट्स हो गए, दोनों को बराबर किया, ये इक्विवेलेंट कांसेप्ट है। अब इसको समझते हैं उन सवालों में। इन सवालों में समझते हैं। मान लीजिए H2SO4 के 5 मोल रिएक्ट किए, 5 मोल रिएक्टेड, सपोज, ठीक है। मान लो H2SO4 के 5 मोल निपट गए, तो बताइए NaOH के कितने मोल निपटेंगे, बैलेंस इक्वेशन देके बताओ। 10 मोल निपटेंगे, इसके 10 मोल रिएक्टेड। अब जरा ये देखो कि H2SO4 के इक्विवेलेंट्स कितने हैं। H2SO4 के इक्विवेलेंट कितने, तो इसका एन फैक्टर कितना है H2SO4 का 2, तो मोल में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10 इक्विवेलेंट आया कि नहीं आया। और इसके इक्विवेलेंट क्या आ जाएंगे, इस नहीं बेटा, NaOH का एन फैक्टर तो 1 है और 10 मोल है, इसका 10 इक्विवेलेंट आएगा, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर खर्च हुए कि नहीं हुए। यही तो आपको समझना है। अभी तो चलो बैलेंस लिखिए, हमने कहा कि मान लो किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में इसके 5 मोल निपट गए, तो कास्टिक सोडा के कितने मोल निपटे होंगे, 10 मोल। बैलेंस इक्वेशन से यही तो पता लग रहा है कि अगर इसके 5 निपटेंगे तो इसके 10 निपटेंगे। अब 5 मोल का मतलब कितने इक्विवेलेंट्स हैं, तो इसका एन फैक्टर बताओ। अभी आपको बताया एसिड का एन फैक्टर 2, H2SO4 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 इक्विवेलेंट हो गए। NaOH का एन फैक्टर 1, 10 मोल रिएक्ट किए तो इक्विवेलेंट कितने हो गए, 10। देखो बराबर आए कि नहीं है। अब जरा इसमें देखो, मान लीजिए इसके 8 मोल रिएक्ट किए, तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 8 का 3/2, 12 मोल रिएक्ट करेंगे। तो मोल तो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन इक्विवेलेंट बराबर आएंगे। अब जरा बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 3 है, मतलब 24 इक्विवेलेंट हो गए, और इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो 24 इक्विवेलेंट हो गए, बराबर आए कि नहीं आए। यही तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में समेटना है कि अगर हम मोल कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं चाहिए। अगर ये 2 और 3 नहीं लिखे होते तब भी तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर लेते। करते हैं, आइए। 8 मोल लिए थे ना, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन आई, H3PO4 प्लस BaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। सपोज हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इसके 8 मोल रिएक्टेड, क्वेश्चन में दिया गया कि इसके 8 मोल ने रिएक्शन की, तो बताइए इसके कितने मोल रिएक्टेड, ये निकालना है हम लोग को। अब हम बैलेंस किए बगैर सवाल करना चाहते हैं, तो 8 मोल का मतलब कितने इक्विवेलेंट हो गए, इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 3 है, तो 8 × 3 इक्विवेलेंट है, यानी 24 इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ। क्यों बेटा, अरे जैसे हमने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसके 24 इक्विवेलेंट हैं तो इसके भी 24 इक्विवेलेंट ही खर्च होंगे। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि दो सब्सटेंस अगर कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होंगे। अगर इसके 24 इक्विवेलेंट खर्च हुए तो इसके भी 24 इक्विवेलेंट खर्च होंगे। अब बताइए इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर 2 है। अब इक्विवेलेंट को मोल में तब्दील करना है, तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट पता है 24, मोल नहीं पता है, एन फैक्टर पता है 2,
तो क्या आ जाएगा, 24/2 मोल आ जाएगा, 12 मोल आएंगे। कहां बैलेंस किया? ये तो चलो सरल रिएक्शन थी, इसको बैलेंस करके भी आप कर सकते थे, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ जाती है, बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट होता है, तो वहां इक्विवेलेंट कांसेप्ट बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। आप बात समझ रहे हैं? मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए, वेरियस रिएक्शंस। अगर मोल कंसेप्ट से हम सवाल कर रहे हैं तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करना आपकी स्वतंत्रता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जलवा आपको आगे दिखेगा जब कठिन रिएक्शन सामने आएंगी। ये जो सरल थी, तभी कई बच्चे मोल कंसेप्ट से सवाल करते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं रहती, बैलेंस करके करते हैं। तो मोल कंसेप्ट एक ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक तरह से शॉर्टकट बनाया गया, एक नया तरीका डेवलप किया गया, जिससे सवाल हम बिना बैलेंस किए, उन खासतौर पर उन सवालों में जहां कई सारी रिएक्शंस होती हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अहमियत ज्यादा है। इस सवाल में तो खास अहमियत नहीं नजर आई, लेकिन समझ में तो आया। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम सरल सवाल से तो आगे बढ़ते हैं, फिर कठिन सवालों में लगाते हैं उसको। यही तो कॉन्सेप्ट की मजबूती कहलाती है। कहते हैं ना, बेसिक्स अगर क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते। यही तो कहते हैं, टेलीविजन बनाएंगे, रेडियो बना, वाईफाई बना, ये सब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट के रख के तो बना होगा। अब जरा समझो, इसके मोल मान लो फाइंड आउट करना, जरा समझिएगा। तो इसके कितने होंगे? 24 इक्विवेलेंट। इसके 24 इक्विवेलेंट बनेंगे, और इसका एन फैक्टर क्या है? 6। अरे सॉल्ट है ना ये तो 24/6 किया, मतलब 4 मोल आया। बताओ, इसके 4 मोल बन गए। अब जरा गौर करना, जरा समझना ध्यान से, ये कितने मोल था? 8 मोल था, यानी PO4 भी तो 8 मोल रहा होगा। अब यहां जरा देखो कितना है, ये 4 मोल है, तो PO4 कितने मोल हुआ? 8 मोल हुआ कि नहीं हुआ? तो PO4 कंजर्व रहा कि नहीं रहा? एटम कंजर्व रहे कि नहीं रहे? बेरियम को ही देख लो, यहां बेरियम कितना है? 12 मोल, ये पूरा है, तो बेरियम भी तो 12 मोल होगा। तो यहां भी तो बेरियम 12 मोल होना चाहिए। एटम तो कंजर्व रहते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। अगर यहाँ पे 12 मोल बेरियम है, तो 12 मोल बेरियम यहां भी होना चाहिए। तो देखिए 4 मोल आया, 4 × 3 आया कि नहीं आया? 12 मोल। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एटम की संख्या में नहीं बदलाव आ सकता। बेरियम एटम जितने लेफ्ट ओर रहेंगे उतने ही दाईं ओर रहेंगे। अभी बैलेंस नहीं लिखा है इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो इसके 12 मोल रिएक्ट किए, तो बेरियम 12 मोल निपट गए, तो वहां पे बेरियम 12 मोल प्रकट हो जाएगा। एटम जितने निपटे उतने प्रकट हो जाएंगे। एटम को आप डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 12 मोल रिएक्ट किया है, मतलब बेरियम के 12 मोल निपट गए, तो यहां 12 मोल बेरियम प्रकट हो जाएगा किसी और रूप में। अगर ये बेरियम 12 मोल है, तो ये तो 4 मोल रहा होगा, ये कंपाउंड तो 4 मोल रहा होगा। 4 × 3 ही तो बेरियम 12 बनेगा, नहीं बनेगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल बेरियम फॉस्फेट में 3 एटम बेरियम के है ना, तो 1 मोल बेरियम फॉस्फेट में बेरियम कितना होगा? 3 मोल। तो अगर बेरियम 12 मोल है, तो ये कितने मोल रहा होगा? 4 मोल। जैसे अगला सवाल है, फेरिक सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू PaSO4 प्लस फेरिक क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेट आ गया। अब ये देखा जाए तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। भाई ये भी डिकम्पोज हो रहा है, ये भी डिकम्पोज हो रहा है,
फेरिक कह रहा है हम तुम्हारा क्लोराइड ले लेंगे, बेरियम कह रहा है हम तुम्हारा सल्फेट ले लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, अदला बदली क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो ये सब आप आगे चल के पढ़ोगे कि प्रेसिपिटेट का आना रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स देता है। अब फिर पूछोगे ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये पानी में क्यों सॉल्युबल नहीं है, ये दोनों क्यों सॉल्युबल है? तो सबके कारण अपने सामने आएंगे। ये दोनों पानी में सॉल्युबल है, लेकिन ये पानी में इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल चीज अगर बन रही है, समझ लो रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है। वो कब समझ में आएगा? जब आप 12th में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का चैप्टर पढ़ोगे, या 11th में लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जब ये सब पढ़ लोगे तब क्लियर होगा कि प्रेसिपिटेट का आना रिएक्शन को क्यों ड्राइविंग फोर्स देता है। हर चीज का कारण होता है, लेकिन उसको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे कैसे क्लियर होगा? अब मान लीजिए इसके जो है सपोज 18 मोल रिएक्टेड, इसका एन फैक्टर कितना है? 6। तो 18 मोल का मतलब कितने इक्विवेलेंट हो गए? 18 मोल का मतलब कितने इक्विवेलेंट हो गए? तो 18 इंटू 6 इक्विवेलेंट्स हो गए। इसका ना, इसके भी तो 18 इंटू 6 इक्विवेलेंट्स होंगे। अब इसका एन फैक्टर कितना है? 2, यानी ये कितना आएगा? 18 इंटू 6 बटे 2 मोल, यानी 54 मोल। चाहो तो बैलेंस करके देख लो इसको। यहां पे 3 लिखोगे, बताओ बैलेंस होगी इक्वेशन? बताओ, अगर इसके 18 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो मोल कंसेप्ट से क्या पता लग रहा है? बेरियम क्लोराइड के 54 मोल खर्च होंगे। बिना बैलेंस की भी तो 54 ही आ रहा था, बैलेंस करने के बाद भी 54 आ रहा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आंसर तो सेम आएगा ना। अब जैसे इसके, तो इसके अगर 18 इंटू 6 इक्विवेलेंट है, इसके भी कितने होंगे? 18 इंटू 6 इक्विवेलेंट होंगे, यानी 18 इंटू 3 मोल्स हो जाएंगे, 54 मोल्स हो जाएंगे। अब जरा देखो, अगर ये 1 मोल खर्च हुआ तो ये 3 मोल बनेगा, 18 मोल खर्च हुआ तो 54 मोल बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, H3PO4 प्लस NaOH, H3PO4 प्लस 2NaOH, H3PO4 प्लस 3NaOH। हम 3 अलग अलग रिएक्शंस लिख रहे हैं। H3PO4 जो है तो ट्राई बेसिक एसिड है, लेकिन ट्राई बेसिक का ये मतलब नहीं है कि वो एक H+ नहीं दे सकता। किसी के पास 3 गाड़ियां हैं, कोई मांगने आया तो उसने 1 गाड़ी दे दी, उसने कहा नहीं मैं 2 गाड़ी दे दी, उसने कहा 3 है तो तीनों दे दी, उसने 4 मांगी, 4 ही नहीं है, हम 3 ज्यादा दे नहीं सकते। तो H3PO4 एक H+ भी दे सकता है, 2 H+ भी दे सकता है, 3 H+ भी दे सकता है, डिपेंड करेगा कितना बेस उसके पास आया। समझ रहे हो? यानी तीनों रिएक्शन में H3PO4 का N फैक्टर अलग अलग है कि नहीं? यानी N फैक्टर रिएक्शन टू रिएक्शन बदल जाता है, लेकिन H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलता, हमेशा 98 रहेगा किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तीनों रिएक्शन में H3PO4 का अलग अलग है, क्योंकि पहली रिएक्शन में उसके संपर्क में एक ही NaOH लाए तो वो एक ही H+ तो देगा भाई, जितनी जरूरत हो उतनी तो देगा। वो दे सकता है 3 H+, जैसे हम आपको 8 घंटे पढ़ा सकते हैं,
लेकिन आपकी जरूरत क्या है, 1.5-2 घंटे पढ़ने की, तो हम आपको 1.5-2 घंटे पढ़ा चले जाएंगे। आपकी जरूरत के हिसाब से तो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं। इसी तरह से जितना बेस आएगा उसी हिसाब से H3PO4 अपने H+ निकालेगा। अब आपको हमको सर 15 घंटे पढ़ा दिया, अब हम पढ़ा ही नहीं सकते। हमने कहा मान लो मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ा सकते हैं लगातार। ऐसे H3PO4 ने कहा मैक्सिमम हम 3 H+ दे सकते हैं भैया, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन 3 H+ देने का मतलब ये कि वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। हम 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, मतलब हम 3 घंटे पढ़ा सकते हैं, 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। मेरी हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत होगी वो हो सकता है 12 घंटे पढ़ा दे। तो अलग अलग एसिड की अलग अलग हैसियत है। तो तीनों रिएक्शन में एन फैक्टर अलग अलग है इसके। अब जरा गौर करना, पहली रिएक्शन में बनाओगे क्या, इसका एक H+ इसके एक OH आयन से मिलके एक वाटर ही तो बनाएगा। साथ में क्या बनेगा, NaH2PO4 ही तो बनेगा बेटा। यहां पे इसके 2 H+ 2 OH आयन से मिलके 2 वाटर बना रहे हैं, तो क्या बचेगा, Na2HPO4। यहां पे 3 H+ 3 OH आयन से मिलके 3 वाटर बना रहे हैं, क्या बचेगा, Na3PO4। अब अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन लिखी हो एसिड बेस की, एसिड बेस की अगर बैलेंस इक्वेशन लिखी हो, तो उसमें आपको ये देखना होगा एन फैक्टर निकालने का आसान तरीका, कि एसिड के 1 मोल से कितने मोल वाटर बन रहे हैं, वो एसिड का एन फैक्टर हो गया। बेस के 1 मोल से कितने मोल वाटर बन रहे हैं, वो बेस का एन फैक्टर हो गया। अगर हमारे पास एसिड बेस की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हो, तो हम एसिड का एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कि एसिड के 1 मोल से कितने मोल वाटर बन रहे हैं, इसी तरह से बेस के 1 मोल से कितने मोल वाटर बन रहे हैं। तो बताओ तीनों रिएक्शन में NaOH का एन फैक्टर क्या है, 1। क्योंकि पहली रिएक्शन में 1 मोल से 1 वाटर, दूसरे में 2 मोल से 2 वाटर, तो 1 मोल से तो 1 ही हुआ, तीसरी में 3 मोल से 3 वाटर, तो 1 से तो 1 ही हुआ। और वैसे भी आप जानते हैं NaOH का एन फैक्टर 1 ही है, इसके एक ही तो OH आयन है, तो NaOH का एन फैक्टर तो हमेशा 1 रहेगा। लेकिन H3PO4 का एन फैक्टर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन पर। लेकिन NaOH का एन फैक्टर हमेशा 1 ही होगा। तो ये कितना आसान तरीका है अगर हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो और उसमें हमें एसिड बेस का एन फैक्टर निकालना हो। बैलेंस्ड इक्वेशन में एसिड के 1 मोल के द्वारा कितने मोल पानी बन रहा है, बेस के 1 मोल के द्वारा कितने मोल पानी बन रहा है, तो एसिड का एन फैक्टर आ जाएगा, बेस का एन फैक्टर आ जाएगा। तो जो एन फैक्टर है, ये रिएक्शन 1 लिखते हैं, ये रिएक्शन 2, ये रिएक्शन 3, एन फैक्टर ऑफ H3PO4 in reaction 1, 2, 3 are 1, 2, 3 respectively. While n factor of NaOH in reaction 1, 2, 3 are 1, 1, 1 respectively. वैसे भी इसको देख के बता सकते हो कि H2PO4 बचा है, मतलब उसका एक H+ निपट गया होगा। यहाँ HPO4 बचा है, मतलब 2 H+ निपट गए होंगे, ये सारे H गायब हो गए। इससे देख के बता सकते हो। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ये आती है H3PO4 प्लस BaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू BaHPO4 प्लस 2 वाटर। देखिए बैलेंस इक्वेशन लिखी है कि नहीं लिखी,
चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ acid base reaction, the n factor of acid is defined as the number of moles of water formed per mole of acid. Similarly, n factor of base is defined as the number of moles of water formed per mole of base. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर मोल एसिड बन रहा है या पर मोल बेस बन रहा है, वही एसिड बेस के एन फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा एसिड का, बताइए। तो एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 2 ही तो होगा। इसका एन फैक्टर 2 ही तो होगा। वाटर से देख लिया कि इसके 1 मोल से 2 वाटर बन रहे हैं, इसके भी 1 मोल से 2 वाटर बन रहे हैं। लेकिन मान लो हमें बैलेंसिंग से नहीं देखना है, तो देखो जरा H3PO4 किस में कन्वर्ट हो गया, HPO4 में, मतलब 2 H निपट गए। और देखो जरा इसके दोनों OH गायब हो गए, देखो दोनों OH गायब हो गए, यानी इसने 2 OH दे दिए। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है कि उसका एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे रहा है। बेस का एन फैक्टर क्या होता है, उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन दे रहा है। तो दोनों का एन फैक्टर 2-2 आया। इसका मतलब एन फैक्टर जो है वो रिएक्शन टू रिएक्शन बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका रिएक्शन हो H4P2O7 प्लस AlOH का होल थ्राइस इज इक्वल टू AlOH का होल ट्वाइस का ट्वाइस H2P2O7 प्लस 2 वाटर। ये देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, चेक कर लें। चेक करो बैलेंस है कि नहीं। अरे Al देख लो, H देख लो, P देख लो, O देख लो। है बैलेंस? कह रहे नहीं बैलेंस है ना। चेक करो बेटा, आपको बैलेंस करने को नहीं बोला है, केवल चेक करने को बोला है। अब बताइए जरा H4P2O7 का एन फैक्टर क्या है इस रिएक्शन में? 2, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या है? 1, क्योंकि 2 से 2 बन रहे हैं तो 1 से तो 1 ही बनेगा। इसका एन फैक्टर क्या आया? 2, और इसका एन फैक्टर 1। अब दूसरे नजरिए से देखो, H4P2O7 था लेकिन बचा क्या? H2P2O7, 2 H निपट गए। इसके पास AlOH का होल थ्राइस था, होल ट्वाइस रह गया, यानी एक OH निपटा। AlOH का होल थ्राइस था लेकिन AlOH का होल ट्वाइस बचा रह गया ना, तो एक ही OH तो निपटा उसका। तो एन फैक्टर 1 ही तो आएगा इसका। अब ऐसे वाटर से देख लो,
इसको इस तरह समझो, देखो आपको आसान तरीका बताते हैं। H4P2O7 मान लो इसका एन फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल 2H+ देगा, क्यों बेटा, ये बनेगा नहीं बनेगा बताओ। और जो AlOH का होल थ्राइज है, इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है, मतलब ये एक ही OH आयन तो देगा, बताओ। अगर इसका एन फैक्टर 1 है तो एक ही OH आयन तो देगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो जितने H+ मिले उतने OH मिलने चाहिए, तब तो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी। तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, तो उसके बाद जोड़ोगे। भाई एसिड बेस के बीच रिएक्शन हो रही है, एसिड दे रहा है H+, बेस दे रहा है OH आयन, तो बैलेंस इक्वेशन में जितने H+ मिले उतने OH आयन मिले। H+ मिल रहा है 2, OH आयन मिल रहा है 1, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को ऐड करो तो H4P2O7 प्लस ट्वाइस AlOH का होल थ्राइस इज इक्वल टू, ये ट्वाइस वाटर हो गया, क्यों, और देखो ये क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस है, ध्यान देना, AlOH का होल ट्वाइस का होल ट्वाइस और H2P2O7। आया समझ में? अरे ये 2 नेगेटिव था, इसको 2 पॉजिटिव करोगे तभी तो जोड़ पाओगे आपस में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। यही इक्वेशन तो मैंने लिखी थी पीछे, देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एसिड देता है H+, बेस देता है OH आयन। अब वो कितने H+ दे रहा है, कितने OH आयन दे रहा है, उस आधार पे उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। H4P2O7 का एन फैक्टर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला सवाल मैं आपको इस पे देता हूं। ए मिक्सचर contains 2 mole HCl, 3 mole H2SO4, 4 mole H3PO4, 5 mole H4P2O7. It is dissolved in 50 liters of water. Assuming all acids are strong, calculate the maximum amount of caustic soda in grams to be dissolved so that solution is completely neutralized. न्यूट्रलाइजेशन समझते हो ना बेटा, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड H+ देता है, बेस OH-, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल फेज कहते हैं, न्यूट्रल फेज। अब इसमें अगर हम अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। हमने क्या कहा, एसिड से स्ट्रांग मान लो, स्ट्रांग मतलब कंप्लीट आयनाइज मान लो, स्ट्रांग का मतलब कंप्लीट आयनाइज, तो आप सबके इक्विवेलेंट्स निकाल लो, और जितने इक्विवेलेंट एसिड के होंगे बेस के भी उतने इक्विवेलेंट लगेंगे। अगर कंप्लीट रिएक्शन करनी है एसिड को बेस के साथ, कह रहे ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaOH कितना डिसॉल्व करे ताकि सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, एसिड पूरा निपट जाए बेस के द्वारा, एसिड बचना नहीं चाहिए।
कितना हम मैक्सिमम NaOH डालें कि एसिड बचना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों बेटा नहीं समझ रहे हो? लग तो नहीं रहा। देखो ये जो रिएक्शंस कराई जाती हैं एसिड और बेस की, ये पानी में कराई जाती है। अब कहोगे पानी का सर क्या रोल है? एक्चुअली जो एसिड होता है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, उसको आयनाइज अगर होना है तो पानी में आना पड़ेगा। जैसे किसी स्टूडेंट को IIT में सिलेक्ट होना है तो केमिस्ट्री हाउस आना ही पड़ेगा, चाहे जितना ब्रिलियंट हो, चाहे नालायक हो चाहे ब्रिलियंट हो, है ना। LM भी जा सकता है, वो तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। भाई आप देखते हो कई बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी हैं, एसिड जैसे चाहे स्ट्रांग हो, है ना। अब जैसे एयरपोर्ट पे है, कितना ही बड़ा आदमी चला जाए, सुरक्षा जांच उसको करानी ही पड़ेगी, चाहे अमिताभ बच्चन जाए चाहे निर्मल सिंह जाए, चाहे आप चले जाओ, सुरक्षा जांच से बच नहीं सकते एयरपोर्ट पे। क्यों बताओ? बच पाओगे सिक्योरिटी जांच से? नहीं बच सकते। बहुत रेयर लोग हैं जिनको सिक्योरिटी जांच से वंचित रखा गया है, लेकिन एक्सेप्शन है वो तो। लेकिन इन जनरल आप ये कहोगे यार कितनी बड़ी से बड़ी हस्ती हो, सुरक्षा जांच करानी पड़ेगी आप। अरे मेरे घर में गार्ड है, मान लो कोई आ जाए, गार्ड उसको नहीं पहचानता है तो गार्ड रोकेगा ना, आप कौन है भाई, अंदर नहीं जाने देंगे जब तक सबसे बात नहीं। अब जितने बड़े तुम आदमी हो। इसी तरह से एसिड को आयनाइज अगर होना है, वो कहेगा भैया पानी मंगवाओ। तो पानी में ऐसा क्या है कि वो एसिड और बेस को आयनाइज कर, वो पढ़ना पड़ेगा हम लोग। उसके लिए चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया। तो वाटर का रोल फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जबरदस्त है। फिजिकल केमिस्ट्री में बिना पानी के बहुत सारे चैप्टर ही नहीं कवर होते। तो पानी इसीलिए डाला गया है ताकि आयनाइज तो हो, ताकि H+ निकाले तो। और NaOH भी जब पानी में जाएगा, 50 लीटर पानी में जाएगा तभी तो OH निकालेगा। तो NaOH किसके लिए भेजा गया है? भैया पानी में भरपूर H+ पड़े हुए हैं, NaOH का जाओ तुम भैया, जाओ उसको निपटा के आओ, H+ बहुत ज्यादा रंगबाजी ले रहे हैं। तो OH आया उसका दुश्मन। OH कौन है? H+ का दुश्मन। वो प्लस है, वो माइनस है, प्लस माइनस एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे दुश्मन है जो इतनी मोहब्बत करते हैं दूसरे से, है ना। प्यार की पहली सीढ़ी दुश्मनी है, इतना तो सुना होगा आपने। तो H+ और OH एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है कि नहीं है? तो H+ की प्रेजेंस में OH अगर आ गया H+ का, तुम्हें रहने नहीं देंगे, OH का हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, तो दोनों आपस में मर मिटेंगे, पानी बना लेंगे। यही तो है। तो पानी क्यों डाला गया? ताकि सारे एसिड पूरा पूरा आयनाइज हो जाए। अब हमको सिंपली क्या करना है? इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना है, जिससे हम अलग अलग इक्वेशन लिखने से अपने आप को बचा ले जाएं। N फैक्टर सबके पता है। अब देखिएगा जल्दी से कैसे करेंगे। मान लो जल्दी से करना, 2 3 दूनी 6, 4 3 12, 5 चौको 20 बराबर W/40। ये आंसर आ गया। यही सवाल मोल कंसेप्ट से करते, इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक लाइन में सवाल हो गया। अब देखिए कैसे किया हमने। 2 मोल HCl का मतलब 2 इक्विवेलेंट HCl, 3 मोल H2SO4 का मतलब 6 इक्विवेलेंट H2SO4। क्यों? और 4 मोल H3PO4 का मतलब 12 इक्विवेलेंट H3PO4। अरे मोल को इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? N फैक्टर से गुणा करके। मौके पे याद कैसे आएगा? यार रुपए ज्यादा होते हैं, डॉलर कम होते हैं। $1 में 80 रुपए, मेरे पास 80 रुपए है, तुम्हारे पास तो $1 ही है। तो अगर ये 4 मोल H3PO4 है, मोल मतलब डॉलर, तो इक्विवेलेंट कितने होंगे? 4 × 3। आपको कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई करें कि भाग दें, यही तो कंफ्यूजन होगा। तो 4 × 3, भाई रुपए ज्यादा होते हैं, $80 है $1 में।
और वो क्या आएगा 5 मोल H4P2O7, कितना हो जाएगा ये 5 चौको 20 इक्वलेंट H4P2O7। तो टोटल इक्वलेंट कितने हो गए 6 2 8 12 40 इक्वलेंट हो गए। 40 इक्वलेंट एसिड हो गया, तो 40 इक्वलेंट ही बेस होगा, 40 इक्वलेंट ही बेस होगा। अब बेस का एन फैक्टर तो 1 है बेटा, इसका एन फैक्टर तो 1 है। तो बेस के मोल कितने हैं W/40, अगर W ग्राम लिया है इतने मोल हैं, मोल इंटू 1 कर दिया, इक्विवेलेंट हो गया, बराबर कर दिया, एसिड बेस के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। एसिड और जिन दो कंपाउंड्स के बीच में कंप्लीट रिएक्शन होगी उनके बराबर इक्विवेलेंट्स खर्च होंगे। अगर हमारे पास एसिड के 40 इक्विवेलेंट हैं तो बेस के भी आपको 40 इक्विवेलेंट डालने पड़ेंगे अगर कंप्लीट रिएक्शन करवानी है। तो बेस के मोल्स में पता है ना W/40, अगर W ग्राम डाला गया होगा तो W आ गया 1600 ग्राम। आंसर एक लाइन का सवाल। इक्विवेलेंट कंसेप्ट की ये है रंगबाजी। सर इसमें से H3 को ट्राई बेसिक ट्राई बेसिक ही तो मान रहे हैं सर, मोनो बेसिक भी हो सकता है। तभी तो कहा अधिकतम NaOH कितना अधिक से अधिक डालें, ठीक है। ऐसे में तो आप उसको ट्राई बेसिक ही अधिकतम डालें, डालते आ रहे तो पूरा NaOH होता जा रहा है। NaOH तो भरपूर डाल लेना, आओ तुम कितना NaOH हो सकते हो, आओ भैया हम आ रहे हैं, कितना हम अधिक से अधिक आ रहे हैं भैया, समझ गए। इसीलिए तो पूछा मैक्सिमम कितना अमाउंट डाले हैं NaOH का, ताकि कंप्लीट निपट जाए, सिर्फ बचे नहीं बिल्कुल भी। डालो OH आ रहे हैं OH प्लस देता जा रहा है जितनी क्षमता है उसकी। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा इक्विवेलेंट का? देखिए आप बात नहीं समझे, हमने मैक्सिमम वर्ड इसलिए लिखा ताकि पूरा पूरा एनर्जी है। मिनिमम में तो क्या है कि जरा डाल दो, हाँ आलू उस मैक्सिमम वर्ड को आप उस सेंस में ना लो, हम आपकी बात समझ गए, आप किस सेंस में सोच रहे हो। हमने लिख तो दिया कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए, भाई उससे ज्यादा भी जो डाल सकते थे, उससे ज्यादा में भी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता। हम 2000 ग्राम डाल दें तब भी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हम 4000 ग्राम डाल दें तब भी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज। हमने कहा मैक्सिमम बताओ कितना, 1600 ग्राम। कोई जगह हम सर 4000 ग्राम डाल देंगे, मैक्सिमम बताइए। लेकिन आपका कहना भी सही है कि सर ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम में तो हम 10,000 डाल दें। लेकिन मैक्सिमम उस सेंस में नहीं कहा गया है। किस सेंस में कहा गया मैक्सिमम? कि सारे के सारे एसिड कंप्लीट रिएक्शन कर जाए, इसीलिए उस सेंस में मैक्सिमम कहा गया। नहीं तो जैसे इन्होंने कहा कि सर n बराबर इसका 1 भी तो हो सकता है, H3PO4 का आप ट्राई बेसिक क्यों मान रहे हो, उस सेंस में NaOH का मैक्सिमम डालें। हम डालते रहे ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। लेकिन आपका सोचना भी अदरवाइज सही है ना, कि सर ये तो मिनिमम अमाउंट हुआ, मैक्सिमम में तो हम 10,000 ग्राम डाल दें। तो वो आपका कहना सही है। उसमें फिर क्या होगा, जैसे ऑप्शन बने होंगे, तो मान लो ऑप्शन आ जाए, एक ए पार्ट में लिखा हो 800 ग्राम, बी पार्ट में लिखा हो 1300 ग्राम, सी पार्ट में लिखा हो 2000 ग्राम, डी पार्ट लिखा हो 2500 ग्राम, तो फिर 2500 ग्राम पे टिक लग जाएगा। लेकिन वो सवाल बेकार हो जाएगा, फिर तो मैक्सिमम कोई भी कह देगा जो सबसे ज्यादा होगा। तो ये सवाल का सेंस आप समझिए, मैक्सिमम किस सेंस में कहा गया, ताकि सारे के सारे एसिड निपट जाए। अच्छा अब आगे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है कि MnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MnSO4 फेरिक सल्फेट
तो इसको हम पहले बैलेंस कर दे रहे हैं। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन लिखी है। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। जैसे Mn है, +7 से +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, तो रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +2 से +3 हो गई, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप में से कितने लोगों को नहीं आता है? नहीं आता बिल्कुल भी। जैसे हमने लिखा तो ये समझ में नहीं आया होगा कैसे निकल गया +7। अच्छा ओके, तो बाकी कितने लोगों को आता है? ठीक है, चलिए वो समझ लें, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर समझा देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, net change in oxidation number suffered by one molecule of oxidizing or reducing agent। किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर है वो क्या होगा? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। कि किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का नेट चेंज आ रहा है, उसके एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितने का नेट चेंज आ रहा है। तो KMnO4 के लिए जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5, क्योंकि 7 से 2 मतलब 5 का चेंज हो गया। ऐसे इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1, 2 से 3 एक ही का चेंज होगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि सपोज हमारे पास जो है 20 मोल KMnO4 है और 20 मोल KMnO4 को कंप्लीट रिएक्ट कराना है, H2SO4 भरपूर पड़ा है, तो बताओ फेरस सल्फेट के कितने मोल चाहिए होंगे? अगर KMnO4 के 20 मोल को कंप्लीट रिएक्ट कराना है तो फेरस सल्फेट के कितने मोल चाहिए? 100। क्योंकि रिएक्शन बैलेंसिंग से पता लग रहा है कि 2 मोल अगर KMnO4 के खर्च होंगे तो फेरस सल्फेट के 10 मोल खर्च होंगे। ये हमने मान लिया अधिक मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वो लिमिटिंग हो ही नहीं सकता। हमने मान लिया कि H2SO4 भरपूर पड़ा है, तो अगर हमें 2 मोल KMnO4 को कंप्लीट रिएक्ट कराना है तो फेरस सल्फेट 10 मोल चाहिए होगा। अगर 20 मोल कंप्लीट रिएक्ट कराना है तो फेरस सल्फेट 100 मोल चाहिए होगा। अब इसी को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करो। अगर ये 20 मोल होगा तो इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 100। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी तो 100 इक्विवेलेंट लगेगा। और इसका एन फैक्टर कितना है? 1, तो 100 इक्विवेलेंट मतलब 100 मोल हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर हमारे पास सवाल ऐसा आता, ए मिक्सचर contains 5 mole ferrous sulfate and 6 mole ferric sulfate. This mixture
is dissolved in excess H2SO4, excess dilute H2SO4. What amount in gram of KMNO4 required to completely oxidize the mixture? और रिएक्शन क्या दे रखी है? ये रिएक्शन दे रखी है। अब आपको बैलेंस नहीं करनी है, बिना बैलेंस के सवाल करना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। क्योंकि बैलेंस करने में एक तो बैलेंसिंग के मेथड क्लियर होने चाहिए, टाइम लगेगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, क्योंकि रिएक्शन दे रखी है तो ये पता लग जाएगा कि फेरस सल्फेट का इन्फेक्टर क्या है। वो कैसे पता लगेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की +2 है, इधर आयरन की +3 है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। और इसमें +7 से +2 है, तो इसका एन फैक्टर हो गया 5। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकालोगे तो 158 आएगा। के का 39 होता है, Mn का 55 होता है और O का 16 होता है। क्लियर है बात? तो अब बताइए, जब KMnO4 खर्च होगा वो तो इसके लिए खर्च होगा ना, क्योंकि फेरिक सल्फेट को तो ऑक्सीडाइज करना ही नहीं है, वो तो इसी को ऑक्सीडाइज करने में खर्च होगा। वो 6 मोल ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो तो केवल नजारा देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा फेरस सल्फेट तुम्हारी तो मौज है यार, तुम तो KMnO4 रिएक्शन कर रहे हो, हमको देखो, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो कहेगा तुम यार पहले से ही ऑक्सीडाइज स्टेट में हो, तुम पहले से ही मौज में हो, हम +2 में, हमें +3 में जाना है, तुम तो पहले से ही +3 में हो, तुम्हें कौन ले जाएगा आगे। तो अगर ये 5 मोल फेरस सल्फेट है तो 5 मोल फेरस सल्फेट का मतलब क्या हो गया? 5 इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब 5 इक्विवेलेंट KMnO4 हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बेटा बताओ? और इसका इन्फेक्टर 5 है, मतलब 1 मोल KMnO4 हुआ कि नहीं हुआ? बिना बैलेंस किए मामला चल रहा है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ में आया आपको? भाई फेरस सल्फेट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, कई बच्चे सीख चुके हैं। तो फेरस सल्फेट का इन्फेक्टर 1 है, तो 5 मोल का मतलब 5 इक्विवेलेंट। KMnO4 का इन्फेक्टर 5 है, तो 5 इक्विवेलेंट KMnO4 ही खर्च होगा। जितने इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट खर्च होगा उतने ही इक्विवेलेंट तो KMnO4 खर्च होगा बेटा। और इक्विवेलेंट को मोल में तब्दील करो तो KMnO4 का इन्फेक्टर 5 है, तो 1 मोल हो गया KMnO4। अब आंसर क्या आ जाएगा? 158 ग्राम। क्या ये समझ में आया? बताइए, नहीं समझ में आया? देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको सीखना पड़ेगा, वो जब सीख लोगे तो ये जो हमने 2 3 लिखा है या जो 7 2 लिखा है समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं? इक्विवेलेंट बराबर क्या होते हैं? मोल इनटू एन फैक्टर। ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? तो अगर ये 5 मोल फेरस सल्फेट है तो कितने इक्विवेलेंट हो गया?
अरे एन फैक्टर 1 ही तो है इसका, 5 ही इक्विवेलेंट तो हुआ। ये EQ का मतलब इक्विवेलेंट, शॉर्ट में EQ लिख देते हैं, पूरा पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होता है। अब 5 इक्विवेलेंट अगर ये खर्च हो रहा है तो ये भी 5 इक्विवेलेंट खर्च होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जितना खर्च होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी खर्च होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स खर्च होंगे। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सवालों को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए बनाया गया, ताकि हम रिएक्शन को बैलेंस करने से बच जाएं, क्योंकि बैलेंसिंग में लगता है टाइम, हमें भी टाइम लगेगा बैलेंस करने में, और बिना बैलेंस के तुरंत हो जाएगा, आधे मिनट में हो जाएगा सवाल। कैसे? 5 मोल 5 इक्विवेलेंट, यार ये भी 5 इक्विवेलेंट बटे 5, 1 मोल 158 का हवा में सवाल हो गया। कुछ लिखना पड़ा। आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अहमियत को समझ पा रहे हैं या आपके मन में जो चल रहा हो बताइए। दो सब्सटेंस, या तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। तो दो सब्सटेंस अगर आपस में कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। जितने इक्विवेलेंट्स एक कंपाउंड के यूज हो रहे हैं उतने इक्विवेलेंट दूसरे कंपाउंड के यूज होंगे। मोल में ऐसा नहीं होता है। मोल में तो बैलेंसिंग से पता लगता है कि अगर फलाने के फलाने मोल खर्च हुए तो ढिकाने के कितने मोल खर्च होंगे, वो तो बैलेंसिंग से पता लगता है ना बेटा। क्यों? अरे यही इक्वेशन हमने पीछे बैलेंस करके लिखी थी, ये देखिए। तो इसमें पता लग रहा था कि अगर फेरस सल्फेट के 5 मोल खर्च होंगे, अगर मोल कंसेप्ट से मान लो करना होगा, यार 10 मोल खर्च हो रहे हैं तो इसके 2 मोल खर्च होंगे, 5 मोल खर्च होंगे तो 1 मोल खर्च होगा। 1 मोल आया कि नहीं आया आंसर? मोल कंसेप्ट आपको सरल लग रहा होगा, है ही सरल, क्योंकि उसमें साफ साफ दिखता है सब कुछ। मोल कंसेप्ट सरल है, लेकिन कई बार उससे सवाल करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है लेकिन टाइम बचता है। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है इस बैलेंस्ड इक्वेशन में कि अगर फेरस सल्फेट के 5 मोल खर्च होंगे तो KMnO4 के कितने मोल खर्च होंगे? बताइए। अगर 10 मोल खर्च हुए तो KMnO4 के 2 मोल, 5 मोल खर्च हुए तो KMnO4 का 1 मोल। वहां 1 मोल हमने निकाला नहीं निकाला, लेकिन बिना बैलेंस किए निकाला। बताइए, इतना सा समझने में कोई कष्ट हो रहा है क्या? अब मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता कि आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन फेरिक सल्फेट के कितने मोल्स हैं। जरा गौर करना, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद मिक्सचर में फेरिक सल्फेट के कितने मोल हैं? तो फेरिक सल्फेट 6 मोल तो पहले से पड़ा हुआ था। क्यों? 6 मोल तो पहले से पड़ा ही हुआ था, वो तो पड़ा ही हुआ अभी भी। और फेरिक सल्फेट बन कितना गया जरा समझना। आप इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करिए पूरा पूरा। जितना भी आयरन इसमें मौजूद है वो सारा का सारा आयरन यहां मौजूद होगा, और कहीं तो आयरन गया नहीं, सारा का सारा आयरन यहीं तो आया। ये कितने मोल खर्च हुआ? 5 मोल। तो ये कितने मोल बनेगा? 2.5 मोल। अरे एटम कंजर्व करो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आयरन के एटम कंजर्व रहेंगे, क्योंकि आयरन कहां कहां है? या तो बाईं तरफ फेरस सल्फेट में है, दाईं तरफ फेरिक सल्फर तो बहुत जगह है। आयरन कहां है? बाईं तरफ फेरस सल्फेट में, दाईं तरफ फेरिक सल्फेट में। तो आयरन एटम कंजर्व रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो अगर 5 मोल फेरस सल्फेट खर्च हुआ है तो फेरिक सल्फेट कितने मोल बन जाएगा? अरे 2.5 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह करो, देखो 5 मोल फेरस सल्फेट इज इक्वलेंट टू N1 मोल फेरिक सल्फेट। ठीक, अब इसमें आयरन कितना है? 5 मोल का मतलब 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए।
एक मॉलिक्यूल में एक ही तो आयरन एटम है, इतने आयरन एटम हुआ। और यहां देखो N1 मोल का मतलब N1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, बराबर कर दो, एटम कंजर्वेशन पे इस पे लगा दिया, है ना। Fe एटम्स आर कंजर्व्ड। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना बेटा, कि कॉन्सेप्ट क्या है, एटम्स कंजर्व रहेंगे, मास कंजर्व रहेगा, जितना आयरन निपटेगा उतना आयरन प्रकट भी हो जाएगा। पहले आयरन +2 में था, बाद में आयरन +3 में हो गया। पहले वाले में आयरन की वैलेंसी 2 थी, बाद में उसकी वैलेंसी 3 होगी, लेकिन मास थोड़ा ना बदलेगा उसका। तो अगर 5 मोल फेरस सल्फेट खर्च हुआ है तो मान लो N1 मोल फेरिक सल्फेट बना, तो 5 मोल फेरस सल्फेट में आयरन के एटम्स कितने हैं बताओ, 5 Na। और N1 मोल फेरिक सल्फेट में Fe के एटम कितने हैं, N1 Na इंटू 2। अब दोनों बराबर कर दो तो N1 कितना आ गया, 2.5 आया कि नहीं आया। तो जिसकी मैथ अच्छी होगी वो तुरंत 2.5 बोल देगा, नहीं तो ऐसे करेगा वो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिकल सेंस बढ़िया होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन फेरिक सल्फेट in the mixture is equal to 6 plus 2.5 मतलब 8.5। आई बात समझ, 6 मोल पहले था, 2.5 मोल बन गया, 8.5 मोल। ऐसे बहुत सारी बातें उस सवाल के बारे में पूछी जा सकती हैं। अगर बैलेंस करके सवाल करोगे तो सरल, क्योंकि मोल कंसेप्ट सरल है, इतना पता सब दिखने लगता है, कितने कितने मोल किसके किसके खर्च हो रहे हैं, कितने कितने मोल किसके किसके बन रहे हैं। क्या बेटा, समझना ध्यान से। हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 इज इक्वल टू 2 MnSO4 प्लस 5 फेरिक सल्फेट प्लस K2SO4 प्लस 8 वाटर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। लेट इन ए टाइम इंटरवल T1 N1 moles of KMnO4 and 2 moles of FeSO4 and N3 moles of H2SO4 are consumed। मान लो T1 टाइम इंटरवल में KMnO4 के N1 मोल खत्म हो गए, FeSO4 के N2 मोल खत्म हो गए, H2SO4 के N3 मोल खत्म हो गए। क्यों? In the same time interval, capital N1 mole of MnSO4, capital N2 mole of ferric sulfate, capital N3 mole of K2SO4 and capital N4 mole of water are formed। यही तो आपको बताया था कि रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे जरा देखना, N1/2 बराबर N2/10 बराबर N3/8 बराबर N1/2 बराबर N2/5 बराबर N3/1 बराबर N4/8। आया समझ में? ये है मोल कंसेप्ट।
कि अगर KMnO4 के N1 मोल खर्च हो गए स्मॉल n1, FeSO4 के स्मॉल n2 मोल खर्च हो गए, H2SO4 के स्मॉल n3 मोल खर्च हो गए, MnSO4 के कैपिटल N1 मोल बन गए, फेरिक सल्फेट के कैपिटल N2 मोल बन गए। भाई इधर खर्च होंगे उधर बनेंगे, तो उनमें आपस में संबंध कैसे निकालोगे? स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है उससे रिलेशन निकालोगे। क्योंकि नहीं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि अगर इसके 2 खर्च हुए तो उसके 10 खर्च होंगे, फिर 1 खर्च हुआ तो उसके 5 खर्च, ऐसे सोचना पड़ता है। इसमें क्या सोचना नहीं पड़ेगा। अब मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 20 मोल KMnO4 के खर्च हो गए, तो बताइए फेरस सल्फेट के कितने खर्च होंगे? इसे निकालो, N1 20 रख दो, N2 निकल आएगा। H2SO4 के कितने खर्च होंगे? N3 निकल आएगा, क्योंकि N1 पता है 20। मान लो KMnO4 के 20 मोल खर्च हो गए आधे घंटे में, तो बताइए फेरस सल्फेट के कितने मोल खर्च हो जाएंगे, H2SO4 के कितने मोल खर्च हो जाएंगे, MnSO4 के कितने मोल बनेंगे, फेरिक सल्फेट के कितने मोल बनेंगे, K2SO4 के कितने मोल बनेंगे। तो स्मॉल n1 आपको दिया है मान लो 20, बाकी सब निकल आएंगे। क्यों? और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एसिड और बेस आपस में कंप्लीट रिएक्शन करें तो दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में कंप्लीट रिएक्शन करें तो दोनों के बराबर इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास असाइनमेंट्स हैं मोल कंसेप्ट के पिछले जो मिले हैं वहां पे, जो पंकज सर ने आपको दिए हैं? नहीं है? पीडीएफ के फॉर्म में भी नहीं है? पीडीएफ फॉर्म में है। तो अगले टर्न पे हम लोग, आज क्या बुधवार है, फ्राइडे, तो फ्राइडे को क्लास नहीं रख के संडे को बुलाएंगे आप।